नमस्कार, मैं यज्ञेश आप सभी का अपने चैनल नॉलेज हब में स्वागत करता हूँ। क्या आप लोग ये जानते हैं कि आज ही के दिन पास्ट में क्या हुआ था? अगर नहीं जानते तो मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो में मैंने जानकारी दी है कि आज ही के दिन यानी कि 24 सितंबर को पास्ट में क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बिना देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1925 में आज ही के दिन फ्रांस ने अमेरिका को 400 करोड़ डॉलर के युद्ध ऋण का भुगतान करने पर एक नया प्रस्ताव दिया, जिसमें कहा गया कि वह अमेरिका के लिए यह कर्जा नहीं भूला है, लेकिन वह लोगों को आर्थिक विपत्ति डाले बिना पूर्ण ऋण का भुगतान नहीं कर सकता है। फ्रांस से प्रस्ताव 5 साल के लिए 50 लाख डॉलर प्रति साल का भुगतान करना है, जो कि कर्ज का बहुत कम प्रतिशत होगा। 1938 में रूस और जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया की स्थापना की। दोनों ने पोलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के इस क्षेत्र से बाहर रहने और चेकोस्लोवाकिया के पास सैनिकों को नहीं भेजने की चेतावनी दी है या इसे युद्ध का कार्य माना जाएगा। 1941 में हवाई में जापानी वाणिज्य दूतावास को पर्ल हार्बर के 5 क्षेत्रों में विभाजित करने और प्रत्येक क्षेत्र में युद्धपोतों की संख्या की गणना करने और जापान को वापस रिपोर्ट करने के लिए निष्कर्ष निकाला गया है, जो तब पर्ल हार्बर हमलों की योजना में इस्तेमाल किया गया था। 1948 में रूसी विरोधी विमान गनरों ने आज अमेरिकी ब्रिटिश एयरलिफ्ट कॉरिडोर में बर्लिन को अवरुद्ध करने के लिए खतरनाक तरीके से उच्च आग लगाने की योजना बना रहे। रूसियों ने भी घोषणा की कि वे उससे गलियारे में बमबारी और लड़ाकू फायरिंग अभ्यास करेंगे। दोनों पक्षों को महसूस होता है कि अगर इस क्षेत्र में कोई गलती हो जाती है जिससे निर्दोष नागरिक की मौत हो जाती है, जिसका उपयोग ब्रिटिश और अमेरिकी नाकाबंदी वाले शहर में आपूर्ति करने के लिए कर रहे हैं, तो इसे युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। 1958 में यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स द्वारा ऑटो स्ट्राइक की बढ़ती संभावना जनरल मोटर्स और क्रिसलर के खिलाफ अधिक होने की संभावना है। ऑल आउट देशव्यापी वॉकआउट की तारीख अगले सप्ताह तक निर्धारित नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर वर्कआउट 30,000 के आधार पर बढ़ रहे हैं। जीएम में हड़ताल पर और क्रिसलर पर 15,000 हड़ताल पर थे। 1960 में यूएस एंटरप्राइज दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला विमान वाहन बन गया। वह अभी भी अमेरिकी नौसेना का हिस्सा है, लेकिन 2014 में डिसमिसिंग के निर्धारित है और अभी भी दुनिया में सबसे लंबे नौसैनिक पोर्ट का रिकॉर्ड रखता है। 1964 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या पर वॉरेन कमीशन की रिपोर्ट, जो 22 नवंबर 1963 को डलास टेक्सास में राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को दी गई। यह निष्कर्ष है कि ली हार्वे ओसवाल्ड ने अकेले अभिनय किया था और सीक्रेट सर्विस ने जेएसएफ की लाश यात्रा के लिए खराब तैयारी की थी और उसकी पर्याप्त सुरक्षा करने में विफल रही थी। 1980 में इराकी विमानों ने इराक के खारक द्वीप कच्चे तेल निर्यात टर्मिनल पर बमबारी की, जो वर्तमान में नियंत्रण से बाहर जल रहा है। यह युद्ध इराक और ईरान के बीच की सीमा पर स्थित शर्क अल अरब जलमार्ग की निचली पहुंच पर संप्रभुता को लेकर है। अगस्त 1988 में युद्ध विराम में सहमत होने के 8 अगस्त बाद युद्ध समाप्त हो गया और युद्ध उस समय लगभग 1.2 मिलियन की जीवन का दावा किया गया था। 1988 में बेन जोसनन ने 9 सेकंड के समय के साथ एक नए विश्व रिकॉर्ड में सियोल ओलंपिक में 100 मीटर का स्वर्ण पदक जीता। अनाबोलिक स्टेरॉइड के लिए सकारात्मक परीक्षण किए जाने के 3 दिन बाद स्टानोजोल ने उसका स्वर्ण पदक छीन लिया और कनाडा की टीम द्वारा अपमानित किया गया। 1998 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कोसोवो ने सर्बियाई अग्रिम को तत्काल समाप्त करने या सर्बियाई अग्रिम को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना के एक साथ रखने के लिए आग बुझाने का आह्वान कर रही है। 1998 में पूर्वी अफ्रीका में पिछले सप्ताह अमेरिकी दूतावास पर बमबारी करने का संदेह करने वाले संदिग्ध आतंकवादी बम को तब तक आयोजित किया जाना है जब तक कि अमेरिका को आरोपों का सामना करने के लिए प्रत्यर्पण की व्यवस्था नहीं की जा सकती। 1998 में
नए $20 बिल काउंटर राइटरों के लिए प्रचलन में आए। नए विरोधी जालाशाही उपायों में रंग बदलने वाली स्याही और वाटरमार्क का उपयोग शामिल है। विधेयक को व्हाइट हाउस की तस्वीर के साथ फिर से डिजाइन किया गया है और इसे उत्तर की ओर देखने के लिए बदल दिया है और सामने की तरफ जैक्सन के एक बड़े ऑफ सेंटर पोर्ट्रेट का उपयोग किया गया था। सन 2000 में फॉर्मूला 1 इंडियानापोलिस मोटर स्पीडवे पर इंडियानापोलिस इंडियाना में लौटा। 9 साल में पहली बार अमेरिका लौट रहे हैं। दौड़ ने 2.5 लाख के साथ सबसे बड़ी फॉर्मूला 1 भीड़ को आकर्षित किया और रेस को लाइव देखा और माइकल शूमाकर की जीत के साथ समाप्त हुआ। 2005 में 115 माइल पर आवर से अधिक हवाओं के साथ तूफान रीटा सैनिक रीन में साइबन पास टेक्सास और जॉनसन बेव लुसियाना के बीच भूस्खलन होता है। कैटरीना के ठीक 1 महीने पहले आए तूफान के बाद न्यू ऑरलियंस अभी भी सफाई कर रहा था और क्योंकि कई लीव्स का पुनर्निर्मित नहीं किया गया, शहर को खाली कर दिया गया था। तूफान रीटा ने सीधे शहर पर हमला नहीं किया, लेकिन तूफान ने अभी भी कुछ लेवी को प्रभावित किया है जो अभी भी मरम्मत के अधीन थे। लुइसियाना तट के अन्य हिस्से और दक्षिणी पूर्व टेक्सास के चरम इलाकों में तूफान के कारण व्यापक क्षति हुई और कुछ छोटे तटीय समुदायों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 2007 में न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में बोलने वाले ईरानी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद कोलंबिया के राष्ट्रपति ली बोलिंगर के साथ भिड़ गए, जिन्होंने उन्हें एक क्रूर तानाशाह के रूप में वर्णित किया, जिन्होंने प्रलय से इनकार किया था। जवाब में महमूद अहमदी ने कहा कि श्री बोलिंगर की टिप्पणी सूचनाओं और दर्शकों को दान का अपमान थी। दर्शकों से बहस और सवालों के दौरान महमूद अहमदीजान ने ईरान में समलैंगिकों को फांसी देने के बारे में पूछा गया था, जिस पर श्री अहमदीजान ने जवाब दिया, ईरान में हमारे देश में समलैंगिकों की तरह नहीं है। 2009 में ईरान ने घोषणा की कि उसके पास दूसरा यूरेनियम संवर्धन संयंत्र है। ईरानी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुखों को एक नया पत्र भेजकर दूसरी साइट के अस्तित्व में बारे में बताया। 2011 में रूसी प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वह 2012 में राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। पुतिन 2000 से 2008 तक 2 कार्यकालों के लिए पहले से ही राष्ट्रपति थे, लेकिन लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए नहीं चल सके। अगर पुतिन को 2012 में राष्ट्रपति चुनाव जीतना था तो वह सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति के रूप में 2024 तक राष्ट्रपति पद के नियमों के तहत नेता की 6 साल की सजा दे सकते। 2012 में 3 असंतुष्ट ब्लॉगर्स को सरकार विरोधी प्रचार प्रसार के लिए एक संक्षिप्त परीक्षण के बाद जेल में डाल दिया गया। ब्लॉगर्स जेल की सजा 4 साल से 12 साल तक थी। 2013 में चीन ने घोषणा की कि वे उत्तर कोरिया को कुछ सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं जो परमाणु हथियार के विकास में संभावित सहायता कर सकते हैं। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन उत्तर कोरिया का एकमात्र सहयोगी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करने के पक्ष में देश के खिलाफ कुछ हद तक कड़ा बयान दे रहा था। तो दोस्तों, ये थी कुछ घटनाएं जो आज ही के दिन यानी कि 24 सितंबर को पार्श में हुई थी। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।